या वाइट पॉइजन ले लिए। वाइट पॉइजन हम किसे कहते हैं? जब आप ये लेते हैं तो फिर आपकी इंसुलिन स्पाइक करती है। जब वो स्पाइक करती है तो आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज शुरू हो जाती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आई एम अ कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि ओबीस यानी मोटापा क्या चीज़ है, मोटापा हम किसको कहते हैं, बेसिकली ओवरवेट होना क्या है। क्योंकि मोटापे का तो हर कोई आपको किसी ना किसी चैनल पे, किसी ना किसी जगह पे आपको इस तरह का बेशुमार मवाद मिलेगा। लेकिन बेसिकली ओबीज़ है क्या, मोटापा क्यों होता है और मोटापे को ख़त्म कैसे किया जा सकता है और मोटापे की आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, मेल में अगर आपकी 36 इंचेस से अगर ज़्यादा आपकी वेस्ट है तो आप ओबीज़ हैं। इसी तरह फीमेल के अंदर अगर 32 से ऊपर आपकी वेस्ट है तो आप ओबीज़ हैं। अब हमारी अगर टोटल पॉपुलेशन देखी जाए तो उसमें तकरीबन 60% लोग जो है वो ओबीज़ हैं। ओबीज़ में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मोटापा वो है जो आपका जो बेली है इसकी अपर साइड हो या लोअर साइड हो, लोअर बेली फैट हो या अपर बेली फैट हो, तो ये बेसिकली ज़्यादा ख़तरनाक मोटापा है बनिस्बत उस मोटापे के जो आपकी ओवरऑल बॉडी का मोटापा है। ओवरऑल बॉडी का जो मोटापा है वो बेसिकली आपकी बॉडी में रेस्क्यू का काम करता है। लेकिन चूँकि जो आपके पेट और ये बॉल के इर्द गिर्द जो फैट है ये बेसिकली खुदकश का काम करती है, ये आपकी बॉडी के ऊपर खुदकश धमाके करती है। उसकी रीज़न क्या होती है, हम जो भी बात करेंगे वो बेस्ड ऑन साइंस करेंगे। आपका जब पेट निकलता है तो आपके पेट में है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पेट में सबसे पहले अगर आप देखें तो आपका स्टोमिक है, आपका लिवर है, आपका गॉल ब्लैडर है, आपके किडनीज हैं, इंटेस्टाइन है। ये पूरे का पूरा एक जंक्शन है जो आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। जब भी आपका निज़ामे इन्हज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्लो होना, इनडाइजेशन होना, ये बेसिकली मोटापा है। क्योंकि जब ये स्लो होता है तो आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज होना शुरू होती है। और सबसे ख़तरनाक फैट जो मैंने आपको बताया कि लोअर बेली फैट या अपर बेली फैट, इनमें अगर हम कंपैरिजन करें तो लोअर बेली फैट जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अब अपर और लोअर बेली फैट जितनी भी है ये आपको नुकसान कैसे देती है, नुकसान इसलिए देती है कि ये तय दर तय जो फैट है वो आपके ऊपर जमा होना शुरू हो जाती है और आपकी इंटेस्टाइनल पावर कम होती जाती है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता जाता है और आपके लिवर के ऊपर फैट जमा होना शुरू हो जाती है। अब मोटापे के ऊपर आपको बेशुमार न्यूट्रिशनिस्ट, जितने भी आपकी डाइटिशियन होती हैं वो आपको डिफरेंट किस्म के आपको फाके करवाती हैं, डिफरेंट किस्म के आपको पोर्शन बना के देती हैं कि ये खा लें, वो खा लें, फलां कर लें। तो असल में होता क्या है, जब आपने अपने वेट को कंट्रोल करना है तो आपने अपनी बॉडी के अंदर जो सुपर हार्मोन है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, असल में आपने उसको कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल होगा तो आपकी वेट रिडक्शन शुरू होगी। अगर आपका सुपर हार्मोन इंसुलिन अगर आपकी बॉडी में कंट्रोल नहीं हुआ, दुनिया की कोई ताकत आपका वेट रिडक्शन नहीं कर सकती। अब इसमें प्रोसीजर क्या होता है, मैं कुछ भी खा रहा हूँ, मैं फास्ट फूड खा रहा हूँ, मैं चावल खा रहा हूँ, बिरयानी खा रहा हूँ, नान खा रहा हूँ, खमीरी रोटी खा रहा हूँ, सादा रोटी ले रहा हूँ, या मैं जितनी भी बेकरी आइटम्स ले रहा हूँ, ये सारी की सारी मेरी बॉडी में जाके कन्वर्ट होती हैं ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज में जब ये कन्वर्ट होती हैं तो मेरा जो पेंक्रियाज है जिसको मैं लबलबा कहता हूँ वो इंसुलिन रिलीज करता है। अब इंसुलिन का काम क्या होता है कि वो आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज में आपकी चीज़ें कन्वर्ट होती हैं वो उसको निकाल के आपके बॉडी सेल को देती है। अब आपके बॉडी सेल के अंदर आपके ऑर्गन भी हैं, आपके बॉडी सेल को भी ये सारा ग्लूकोज जाना है, ऑर्गन को भी जाना है। इन्होंने वहाँ से निकाला, आपके सेल को दे दिया, सेल के साथ आपके मैदा, जिगर, किडनी, हर चीज़ को ये चीज़ें मिलना शुरू होगी। लेकिन जब आपने बार बार खाना शुरू किया, स्नैकिंग शुरू की, चाय पी, बिस्कुट लिया, बेकरी आइटम ले ली, मीठी चीज़ें ले ली, चॉकलेट ले ली, कहीं ना कोई चीज़ आपने बार बार थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद आपने खाना शुरू कर दिया, उसमें क्या होता है कि जब भी आप खाएंगे इंसुलिन रिलीज़ होगी। तो इस तरह आपके ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब जब इंसुलिन का लेवल बढ़ गया, अब आपका जो इंसुलिन है बेसिकली उसने ग्लूकोज के लेवल को ब्लड से निकाल के आपके बॉडी सेल को देना है। लेकिन जब उसने बॉडी सेल को दिया, आगे बॉडी सेल ने उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर दी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतनी है कि वो कह रहा भाई मेरे पास तो जगह ही नहीं है, मैं इसको कहाँ करूँ। उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया।
अब वही ग्लूकोज आपके ब्लड में चलना शुरू होगी, जमा होना शुरू होगी, वो कन्वर्ट होना शुरू होगी फैट में, तो आपकी बॉडी में चर्बी जमा होना शुरू होगी। ये बेसिकली बेस्ड ऑन साइंस, ये लॉजिक है। इंटेलेक्चुअली आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैंने अपनी बॉडी का वेट रिडक्शन करना है तो इसके पीछे साइंस क्या है, टेक्निक क्या है। ये ऐसे नहीं है कि आपने 3 दिन ना खाया, 2 शादियां खाई, फिर आप वहीं पे आ गए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। खाना आपने सब कुछ है, लेकिन बेस्ड ऑन साइंस खाना है। मसलन एक खाना आपने खाया, एक अच्छा मील लें, हैवी मील लें, जिसमें आप एग लें, पराठा लें, आप उसमें मटन लें, बीफ लें, चिकन लें, कोई चीज़ आपकी बंद नहीं है, हर चीज़ आप खा सकते हैं, लेकिन ऑन द टाइम। फिर उसकी गुड क्वालिटी, कम क्वांटिटी, कि चीज़ जो भी आपकी बॉडी में इनटेक हो उसकी क्वालिटी आला हो, और जो आप ले रहे हो उसकी क्वांटिटी कम हो। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर भूख लगी मैं 4 पराठे एक वक्त में खा जाऊं और मैं कहूं कि जी भाई मेरा वेट भी कम हो जाए, तो नहीं होगा। आप मूली वाला पराठा खा सकते हैं, आप आलू वाला पराठा खा सकते हैं, लेकिन एक खाने से दूसरे के दरमियान मिनिमम 9 आवर्स का गैप होना चाहिए। उस 9 आवर्स में आप कुछ नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि मैंने चाय भी ले ली, बिस्कुट भी ले लिया, समोसा भी ले लिया और कहा मैंने खाया तो कुछ भी नहीं। हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, वो आगे फाइल आगे फेंकते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब 3 महीने हो गए, मेरे वेट 1 इंच भी कम नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ अपनी स्टोरी सुनाओ, क्या करके आई हो, क्या करके आए हो। तो वो कहते हैं कि जी मैं सुबह उठी थी, 3 रस लिए शुगर फ्री, 1 कप चाय लिया, उसके बाद बस कुछ भी नहीं खाया। फिर 2 घंटे गुजरे थे तो ऐसे ही कोई आ गया तो मुझे उसके साथ थोड़ी सी बोतल पीनी पड़ गई। फिर मैं थोड़ी सी आगे गई हूँ तो वहाँ पे किसी के घर गई थी कमेटी देने या लेने, तो वहाँ से कुछ आना शुरू हो गया, तो मैंने हल्का सा बस वहाँ से टच किया। तो हुआ क्या, आपने स्नैकिंग कर करके अपनी बॉडी में जो ग्लूकोज बढ़ता गया, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट पैदा कर दी, और आपकी बॉडी में आपका वेट रिडक्शन नहीं होनी। आप सारा दिन भी भूखे रह लें या ना रहें, आप सारा दिन चाय के कप पीते रहें 8 से 10, कुछ भी ना खाएं, तो आपका वेट 1 इंच भी कम नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जहाँ पे जाके आपकी स्टोरेज ख़त्म होना शुरू होनी, उसको तो आपने ब्रेक ही नहीं लगने दी, आपने अपनी बॉडी को रेस्ट दी नहीं। अब मैं रात का खाना खाऊं रात 10 बजे, मेरे मुंह ने खाया 10 बजे, 12 बजे जाके वो मेरे नीचे पहुंचा इंटेस्टाइन में, आगे नीचे वो यूज़ होते होते वो सुबह 3 बज गए। 3 बजे के बाद वो खाना मेरा प्रॉपर यूटिलाइज होके मेरी बॉडी के करीब पहुंचा, निकलने के आगे मैंने चाय का कप पी के फिर उसको गियर लगा दिया। तो मैंने अपनी बॉडी ऑर्गन को तो रेस्ट ही नहीं दिया। जब मैं अपने बॉडी ऑर्गन को रेस्ट नहीं दूंगा तो मेरा वेट कम नहीं होगा। इसलिए रात का खाना आपने 8 से पहले खाना है, 8 बजे से पहले। और दोपहर का खाना जो है वो आपने अगर खाना है तो रात के और दोपहर वाले खाने के दरमियान में 6 आवर का गैप होना चाहिए। वो जब गैप होगा आप हर चीज़ खाएं, हम नहीं कहते कि आप कोई भी चीज़ बंद करें, लेकिन जब आप रात 8 बजे से लेट खाना खाते हैं तो उसके बाद अक्सर आपको डाइटिशियन ये बताते हैं, वो कहते हैं जी बेड पे जाने से 3 घंटे पहले खाना खा लें। भी मान लिया 3 घंटे पहले मैंने खाना खा लिया बेड पे जाने से पहले, सोने से पहले। अब हुआ क्या कि 3 घंटे मेरी अगली एक्टिविटी है क्या, मैंने खाना खाया, मेरी सिटिंग पोजीशन है, और मैं वहाँ पे अपने दफ्तर से उठा या मैं अपने क्लिनिक से उठा या मैं जो भी अपना बिजनेस करता हूँ या करती हूँ, तो आप वहाँ से उठे, आप चले गए, आपकी मूवमेंट तो ज़ीरो है, खाना स्लोली आपका डाइजेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपका वेट बढ़ा ही तब है जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हुआ। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो ना होता तो आपका वेट कभी ना बढ़ता। तो वेट बढ़ने की असल रीज़न ही ये है कि आपने अपनी बॉडी के अंदर फाइबर और प्रोटीन की मकदार को कम कर दिया, आपने अपनी बॉडी के अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ा दिया, तो आपका वेट बढ़ गया। अब इसको कम करने का जो मेन फोकस है, आप सारा दिन भी भूखे रहें आपका वजन कम नहीं होगा जब तक आपको ये एक टेक्निक समझ नहीं आएगी। कि अगर जैसे आप आजकल आप देखें कीटो डाइट चल रही, कीटो डाइट क्या है, आपने हर वो सब्जियां खानी है जो ज़मीन के ऊपर होती हैं, वो नहीं खानी जो अंदर होती हैं, क्योंकि उसमें सोडियम होगा, पोटाशियम होगा, और वो चूँकि हम यूरिक एसिड वगैरह गॉट के लिए भी उसको मना करते हैं। तो आपने सेलेक्टेड चीज़ें लेनी। अब एक गरीब आदमी का वजन बढ़ गया, उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं है, ना ही उसके पास इतना सोर्स ऑफ इनकम है कि वो अच्छी चीज़ें ले सके, खा सके, इस तरह। तो आपने करना क्या होता है, जितना आपका वज़न है, आपका बॉडी वेट है, ये मैं आपको इस वीलॉग में ये एक इंटीक चीज़ बता रहा हूँ, जितना आपका वेट है उसको मल्टीप्लाई करें 5 ग्राम के साथ। जितना आपका उसका जवाब आएगा, मसलन आपका अगर वेट 80 kg है तो उसको आपने 5 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 400 ग्राम सैलड आपने पर डे खाना है। वो आप किसी भी खाने के साथ खा लें। और इसी तरह आपने उसी वेट को 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से अगर आपने उसको कैलकुलेट करना है, तो जो आपका 800 ग्राम वजन आएगा वो आपने फ्रूट खाना 24 आवर्स के अंदर। जब ये दोनों चीज़ें आप लेंगे तो वाफर मुकदार में आपकी बॉडी के अंदर फाइबर जाएगा।
अब फाइबर का हमारी बॉडी में रोल क्या है? एक नॉर्मल इंसान को तकरीबन 35 ग्राम फाइबर चाहिए होता पर डे। हम अगर अपनी खुराक को चेक करें तो हम 10 ग्राम से ज़्यादा फाइबर नहीं लेते। जब आपकी बॉडी में फाइबर की शॉर्टेज होती है तो इंसुलिन स्पाइक पे चली जाती। फाइबर जो है वो छलनी का काम करता है कि आपने जो भी चीज़ें खाई, आपने बद परहेज़ी भी कर ली, जितना मर्जी आपने ओवर ईटिंग कर ली, लेकिन अगर आपकी बॉडी में फाइबर की मुकदार पूरी है तो वो एक छलनी लग जाएगी जो ग्लूकोज के लेवल को आहिस्ता 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 स्पाइक पे जाने देगी। जब आपने सारा ही फास्ट फूड खा लिया या प्रोसेस फूड ले ली या वाइट पॉइजन ले लिए, वाइट पॉइजन हम किसे कहते हैं? वाइट चावल आपके हो गए, वाइट शुगर होगी, बेकरी आइटम्स होगी, सफ़ेद आटा और ब्राउन आटे से जितनी चीज़ें बनी होती हैं ये बेसिकली वाइट पॉइजन है। जब आप ये लेते हैं तो फिर आपकी इंसुलिन स्पाइक करती है। जब वो स्पाइक करती है तो आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज शुरू हो जाती है, आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उनके इर्द गिर्द चर्बी जमा होना शुरू हो जाती और फिर बढ़ते बढ़ते आपका बॉडी मास बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर जब आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, वो बेचारियों का क्योंकि उनका जो इल्म होता है वो सिर्फ उसी के इर्द गिर्द महदूद होता है, वो क्लिनिकल ट्रायल के अंदर लोगों को फेस नहीं कर रहे होते। अब एक बंदा कार्डियक इशू है, सीकेडी का पेशेंट है, सीएलडी है, उसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, या बंदा ओवरवेट है और उसके पास उसके नी जॉइंट पेन है। अब ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें उसको मेडिकेशन भी करनी है या सिर्फ डाइट पे रखेंगे? सिर्फ डाइट पे अगर आप उसको रख के कहेंगे दवाइयाँ बंद कर दें तो वो बंदा तो मर जाएगा। तो हमने उसकी बीमारियों को भी ट्रीट करना है। जैसे अगर फीमेल की मैं बात करूँ तो PCOS, PCOD, इनका इशू क्या है? वेट बढ़ता है। जब वेट बढ़ जाता है, उनका वेट बढ़ता है तो उनको आगे इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट करती। इसी तरह अगर मेल के साथ करें तो ईडी होती है, उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, तो उनके भी इशू आते हैं। ये रोज़ाना की बेस पे हमारे क्लिनिकल ट्रायल में ये लोग रिपोर्ट होते हैं। अब ये जो वीलॉग आपके लिए बन रहा है तो इसमें सिर्फ हम आपको एक लॉजिक इंटेलेक्चुअली बेस्ड ऑन साइंस देना चाह रहे हैं कि अगर आपने अपना वेट रिड्यूस करना है तो आपको 3 चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा। नंबर 1, आप किसी भी डाइटिशियन से मशवरा ज़रूर लीजिए कि कौन सी ऐसी डाइट है जिसमें फाइबर और प्रोटीन मुझे ज़्यादा मिल सकती है। नंबर 2, जो भी आपका रिलायबल डॉक्टर है जिस पे आपका ट्रस्ट है, वो कोई भी कंसल्टेंट हो, आपके नियरेस्ट हो, आपका रिलायबल, आप उसके पास जाएँ, उसको अपनी चीज़ें मेंटेन करवाएं। मसलन अगर मुझे ये वीलॉग सुनने के बाद कोई बंदा ये पूछे कि मेरा वज़न ज़्यादा तो मैं फौरी तौर पे डाइट पे चला जाऊँ, तो ऐसा नहीं है। आपने ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवानी है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे पहला टेस्ट आएगा वो आपने अपनी इंसुलिन का लेवल चेक करवाना है, फास्टिंग इंसुलिन, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, LFT और RFT। ये टेस्ट करवा के आपने अपने कंसल्टेंट के पास जाना है। वो आपकी प्रॉपर ये सारी इन्वेस्टिगेशन देखेगा कि इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा, आपके वेट बढ़ने की असल रीज़न क्या है। इसी तरह अगर फीमेल के PCOS, PCOD है तो उनके हार्मोनल टेस्ट होंगे, तब जाके सिलेक्शन होगी, फिर आपकी डाइट होगी, तो फिर जाके आपका वज़न कम होगा। ऐसे ना करें कि आप अपना वज़न कम करने के चक्कर में आपने आपको मिनरल्स की कमी में ले जाएं, आपकी बॉडी में वीकनेस शुरू हो जाए। और लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, इतना सा मुँह निकाला होता है, कहते डॉक्टर साहब 6 महीने तो डाइट कर रही हैं, तो पल्ले कुछ नहीं रहा। तो अब क्या करना होता है? हम फिर कहते हैं बस अब तुम म्यानी शरीफ के कब्रिस्तान के दरवाजे पे हो, बस एक धक्का लगना तुमने अंदर चली जाओ। तो उसमें होता क्या है कि आपका जो डाइटिशियन है वो आपको पोर्शन में खिलाता है। वो कहता है जी ये इतने टाइम पे ये ले लें, इतने भाई उस स्पाइक आपकी टूटने नहीं दे रहा, चूँकि वो डॉक्टर नहीं है। तो उसका काम सिर्फ आपको डाइट बताना है और डॉक्टर का काम उसको आपको गाइड करना है कि आपने किस तरह अपनी बॉडी को लेके चलना, ताकि आपकी बॉडी में मसल क्रैम्प्स ना हो, आपको खलियाँ ना पड़े, कड़ल्ले ना पड़े। क्योंकि डाइट कर करके तो बाज़ दफ़ा वो कहते हैं जी टांग पे टांग रखी तो सीधी नहीं हो रही, तो उसमें क्या होता है कि वीकनेस हो जाती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, ये सारी चीज़ें मेरी बॉडी की ज़रूरत है और मैंने ये सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। तो फिर एक मेरी बॉडी बनती है स्ट्रॉन्ग, बजाय ये कि मैं डाइट करके मेरी ये चिक्स अंदर चली जाएँ और मेरी आइज़ अंदर चली जाए, मैं अपने आप को जॉइंटिस करवा लूँ, तो इस तरह वेट रिडक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाएं, डाइट को रखें और अपने डॉक्टर, कोई भी आपका कंसल्टेंट है जो भी आपका रिलायबल है, उसके साथ आप इन टच रहें, उससे प्रॉपर अपनी गाइडलाइन दें, अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम, विटामिन, पोटाशियम, मिनरल्स, इनकी कमी ना होने दें। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होगी तो उससे क्या होगा कि वेट तो कम होगा लेकिन आपकी बोन्स में तकलीफ निकलना शुरू हो जाएगी, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, पट्टे खिंच जाएंगे और आप बजाय वेट कम करने के आप अपने आप को वीकनेस में डाल देंगे, फिर और ज़्यादा दवाइयाँ खा के आपको स्टोमिक अल्सर हो सकता है। तो इसलिए अपनी जो इंसुलिन की स्पाइक है उसको अपने नॉर्मल रखना है, अपनी डाइट को बेहतर रखना है और 10,000 कदम रेगुलर बेस पे आपने वॉक करनी है, जिसको 10,000 स्टेप्स कहते हैं।
ये कम से कम 7 किलोमीटर बनता है। अगर आप डेली बेसिस पे 10,000 स्टेप्स जो है वो आप रेगुलर लेते हैं, डाइट अपनी प्रॉपर रखते हैं, एक खाने से दूसरे के दरमियान 8 से 10 घंटे का गैप डालते हैं, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। अब हम लास्ट पे बात करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग बेशुमार लोग करते हैं, 16 से 18 घंटे अपने आप को भूखा रखते हैं, लेकिन सुबह जब फास्टिंग तोड़ते हैं तो पहला कप चाय लेते हैं। अब होता क्या है कि आपने जब भी फास्टिंग तोड़नी है तो आपने फाइबर और प्रोटीन से तोड़नी है। जब आप फाइबर और प्रोटीन देंगे तो आपकी बॉडी होता है कि जब आप बेड से उठते हैं ना तो आपको क्रेविंग होती है। उसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि आपकी जो बॉडी है वो आपकी खुराक ले या एनर्जी ले आपकी जमाशुदा फैट से। एक ऑप्शन ये होता है कि आप फौरी तौर पे 1 कप चाय लें, उसको फैट वाले से आप कन्वर्ट करके उसको लगा दें कार्बोहाइड्रेट्स पे, तो वो फैट वहीं की वहीं रह जाएगी और बॉडी एनर्जी लेना शुरू कर देगी कार्बोहाइड्रेट से, आपकी चाय से। तो इसलिए आप अगर प्रोटीन देंगे तो प्रोटीन से आपका जो मसल भी ग्रो करता है और आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है और आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है वो आपकी बॉडी में जमाशुदा फैट से लेती, तो फिर जाके आपको फ़ायदा होता है। जब आपने फाइबर और प्रोटीन से आपने अपना फास्टिंग तोड़ दी और उसके 1 घंटे के बाद आप खाना खाएं, जो भी आप खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं, लेकिन जब भी खाएं एक अच्छा मील खाएं, बार बार खाने से बेहतर है स्नैकिंग ना करें, एक अच्छा है और हेल्दी मील लें तो आपका वेट कंट्रोल रहेगा। आपको इस वीडियो से मुतल्लिका किसी भी तरह की कोई क्यूरीज, किसी भी तरह की कोई कंसल्टेशन चाहिए हो या आप मेरे साथ डायरेक्ट रब्ता करना चाहें तो स्क्रीन के ऊपर हमारे तमाम लिंक्स, कॉन्टैक्ट, ईमेल, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। आप किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहें तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपके लिए हमेशा रेडी।